एक जबरदस्त मुकाबला, एक संघर्ष करती हुई, एक लड़ाई करती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। और जब पूरे विपक्ष को हम देखते हैं तो फिर ममता बनर्जी सबसे प्रखर नेता के तौर पर दिखाई देती है, जो मोदी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है उसके खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं। अब निजेश अंजना जी, पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये कहा गया कि वो अस्थिर करने के लिए आ रहे हैं, वो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव भी उतने ही गंभीरता से लड़ती है जितना वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके नेता जो हैं 24/7/365 की राजनीति करते हैं, पार्टी में काम करते हैं और उसका फल भी मिलता है, सुपरिणाम भी मिलता है। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस तरीके के अगर आरोप लगाना चाहिए ना, तो आरोप का जवाब आप तथ्यों से दें। आप कह रहे हैं कि सबसे प्रखर वक्ता है ममता बनर्जी, नड्डा गड्ढा चड्डा फड्डा बोलने वाली सबसे प्रखर वक्ता है क्या? ये उनकी हताशा और निराशा का साक्षात प्रमाण है। ये प्रखर वक्ता नहीं होता। जिस तरीके की भाषा का चमड़ी उधेड़ दूंगी, ये प्रखर वक्ता नहीं होता। ये नेता के गुण नहीं है। और जहां तक तीसरी बात है फेडरल करेक्टर की, फेडरल करेक्टर में सिर्फ राज्य नहीं है, फेडरल करेक्टर इसलिए क्योंकि उसमें केंद्र भी है। आ रही हूं साकिर जी, आ रही हूं। केंद्र भी पूरा है करने दीजिए अपनी जयश्री को। तो केंद्र और राज्य दोनों हैं। सिर्फ राज्य अपने आप में स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से उसमें संघ का भी उतना ही हिस्सेदारी है जितनी राज्य की है। कुछ 3 सूचियां बनी हुई हैं जो राज्य को जिसका अधिकार मिला हुआ, राज्य उसमें अपना काम करे। लेकिन इसीलिए क्योंकि केंद्र का, संघ का, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय शासन का भी उसमें उतना ही हक है। तो जब फेडरल करेक्टर की बात की जाती है तो उसका मतलब दोनों है। फेडरल करेक्टर में ये कहा जाता है जैसे सिर्फ राज्य है, ऐसा नहीं है। अगर सीबीआई के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के आगे आप आके बैठ जाएंगी, ये प्रखर वक्ता, ये नेता, ये चीफ मिनिस्टर का काम है। ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। और बंगाल की जनता सचमुच में साहब जवाब दीजिए। 10 सेकंड मतलब कोई पार्टी ना लड़ने जाए पश्चिम बंगाल में, सिर्फ ममता बनर्जी लड़ेंगी। ठीक है, पूरा कर लीजिए अपनी चीज। मैं अंजना जी सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। बंगाल की भद्रलोक जो है, बंगाल का जो भद्रलोक है, उसने कांग्रेस की हिंसा के खिलाफ वामपंथियों को सत्ता में लेके आया, वामपंथियों की हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी को सत्ता में लेके आया। और अब ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति के विरोध में बंगाल की जनता ने संकल्प ले लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का। ये कहा जाता है ये अंडर करंट चल रहा है और इसका इतिहास साक्षी, इतिहास गवाह है कि जिसने हिंसा की राजनीति की, चाहे सिद्धार्थ शंकर रहे हो, चाहे वामपंथियों का शासन हो और अब ममता बनर्जी का शासन हो, हिंसा के खिलाफ, हिंसा के विरुद्ध बंगाल की जनता ने, ठीक है, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा हो, एक माहौल बना है, जैसा जयंत घोषाल भी कह रहे थे, शाकिर अली साहब। ठीक है, जयंत घोषाल जैसा कह रहे थे वैसे ही शाकिर अली, एक माहौल बना है राजनीतिक हिंसा। पहले सवाल सुनिए, राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर सवाल नंबर 2, अगर पार्टी में नेताओं को शीर्ष में जाकर अभिषेक बैनर्जी या प्रशांत किशोर के तरीकों से नाराजगी है तो इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? बीजेपी मौका देखकर चुनाव न लड़ने जाए। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जाए तो आप बोलिए क्या संघीय ढांचे पर प्रहार, मतलब आप अकेले लड़ेंगे चुनाव वहां पर, वाम दल जो कमजोर हो गई है बस उसके साथ? ये कैसी बात? थोड़ा डिटेल में बोलने दीजिएगा, थोड़ा डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आपने ये कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा कोई बात नहीं है। 2011 में जब उन्होंने कहा कि 35 साल वामफ्रंट का और सिद्धार्थ शंकर राय का भी 5 साल, ऐसा नहीं। वामफ्रंट के टाइम में क्या होता था कि गणतंत्र जो अधिकार है, जो वोटिंग राइट है, वो वामफ्रंट जो है वोट देने का राइट, अधिकार जो है वो छीन लेती थी, जनता को वोट देने नहीं देती थी। और जब ये 2011 में जब ये पूरी तरह से हताश जितने भी बूथ हैं उन पर सेंट्रल फोर्स तैनात किया गया, तो 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई और 2016 में उससे ज्यादा सीटों पर सरकार आई। 2016 में 211 सीट पर, जहां सेंट्रल फोर्स के माध्यम से इलेक्शन हुआ था। और 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, जहां इनका 19 सीट आया, वहां भी सेंट्रल फोर्स से चुनाव हुआ। तो आप बताइए कि कहां हिंसा रह जाती है चुनाव के टाइम में? चुनाव तो एकदम पीसफुल और सही चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से